गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या जिसे नियंत्रण तथा समन्वयन कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने पौधों में किस प्रकार से नियंत्रण तथा समन्वयन होता है उसका अध्ययन किया था। पौधों में हार्मोन्स के माध्यम से नियंत्रण और समन्वयन होता है, जबकि आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में रासायनिक समन्वयन या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। किस प्रकार से जंतुओं में रासायनिक समन्वयन होता है। जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वयन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से और दूसरी रासायनिक माध्यम से, या जिसे कहा जाए हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स जो होते हैं वो जटिल रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इन्हीं हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के मध्य किस प्रकार से आपस में समन्वयन तथा नियंत्रण होता है उसका अध्ययन करना है। जितने भी प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं में जब उनकी शारीरिक संरचना जटिल होती जाती है तो इस जटिलता के बढ़ने के साथ साथ विभिन्न अंगों के मध्य समन्वयन एवं नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। पहला समन्वयन जो होता है वो तंत्रिका समन्वयन होता है, जिसका आप लोगों को अध्ययन कराया जा चुका है। किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क और मेरुरज्जु के माध्यम से जंतुओं में रासायनिक समन्वयन या नियंत्रण की प्रक्रिया होती है। आज अगला समन्वयन है रासायनिक समन्वयन या केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो बहुकशेरुकीय जंतु होते हैं उन बहुकशेरुकीय प्राणियों में मुख्य रूप से तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसे एक्सोक्राइन्स ग्लैंड कहते हैं। दूसरी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और तीसरी ग्रंथि होती है तीसरे प्रकार की मिश्रित ग्रंथियां, या जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। बहुस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये जितने भी प्रकार के नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं उन नलिका युक्त ग्रंथियों के माध्यम से एक लिक्विड या तरल पदार्थ स्रावित होता है, और ये जो पदार्थ स्रावित होता है ये उन्हीं नलिकाओं के द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए लार ग्रंथि है, तो जो लार ग्रंथि है वो लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है और स्रावित होने के पश्चात मुख गुहिका में लार आ जाती है और लार का काम होता है भोजन को निगलने में सहायता करना। या इसके अलावा गर्मियों के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा शरीर से पसीना निकलता रहता है। ये जो पसीना निकलता है ये शरीर के अंदर स्वेद ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और इन्हीं स्वेद ग्रंथियों के माध्यम से पसीने का निर्माण होता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो पसीने के रूप में परिवर्तित होता है स्वेद ग्रंथियों के माध्यम से और शरीर के बाहर वो निकाल दिया जाता है। इसके अलावा तेल ग्रंथि होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चेहरे पे तेल टाइप का चिपचिपा पदार्थ उपस्थित हो जाता है। या दुग्ध ग्रंथियां होती हैं जिससे दूध का श्रावण होता है। दूसरे प्रकार की ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां,
या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, यानी बहिस्रावी ग्रंथि की तरह इसमें नलिका नहीं पाई जाती। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और इनके द्वारा जो भी पदार्थ स्रावित होता है उन्हीं पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है और ये हार्मोन्स रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। जैसे अनेक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिसका अध्ययन हमको करना है। थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है। अनेक प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। और अगली ग्रंथि होती है मिक्स ग्रंथियां या मिश्रित ग्रंथियां। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार से पदार्थ का श्रावण होता है। मिक्स ग्रंथियां में जैसे अग्न्याशय है, इसका एक भाग बहिस्रावी ग्रंथि का काम करता है, यानी नलिकाओं के माध्यम से शरीर के बाहर तरल पदार्थ स्रावित होता है। दूसरा भाग जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, यानी शरीर के अंदर ही विशेष प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करता है, जिसके माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वयन होता है। अब अगला टॉपिक है हार्मोन्स की क्या विशेषताएं होती हैं। हार्मोन्स की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होता है वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल इनके व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है इन्हीं प्रोटीन्स और अमीनो अम्ल के माध्यम से हार्मोन्स का निर्माण होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो रासायनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, ये सब भी रासायनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हार्मोन्स का निर्माण होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि इनका अणुभार बहुत ही कम होता है और जब अणुभार कम होगा तो इन्हें जल में घोला जा सकता है, अर्थात ये जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन्स की थोड़ी सी ही जो मात्रा होती है, अगर वो लक्ष्य कोशिका में पहुंच जाए तो पहुंचने के पश्चात लक्ष्य कोशिका में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। यानी अगर थोड़ी सी हार्मोन्स की मात्रा ही जिस अंग में पहुंचना है वहां पहुंच जाए तो उसके लिए वो पर्याप्त होती है। इसके अलावा हार्मोन्स जो होते हैं वो कोशिका कला के आर पार जा सकते हैं। कोशिका कला आप लोग जानते हैं कि जंतु जितने भी प्रकार के जीव होते हैं सभी का निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से होता है और कोशिकाओं में 3 प्रकार के भाग होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला भाग कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य और तीसरा रिक्तिका वाला भाग। तो जो जीव द्रव्य का भाग होता है उसकी बाहरी भित्ति को कोशिका कला कहते हैं और इसी के माध्यम से ये हार्मोन्स इसके आर पार आ जा सकते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्ट जो उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है, उस उपापचय क्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, बल्कि उपापचय की क्रियाओं को ये प्रभावित करते हैं। उनकी जो क्रियाशीलता होती है, किस प्रकार से उपापचय की क्रिया हो, किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का पाचन हो, उस भोज्य पदार्थों के पाचन की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के लिए हार्मोन्स सहायक होते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।